जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, आज भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल नागेश कपूर जी ने कहा कि राफेल डेफिनेटली वाज द हीरो, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर का असली हीरो रफाल फाइटर जेट था। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान रफाल ने अपनी मल्टी रोल क्षमता, लंबी दूरी की स्ट्राइक और एडवांस हथियारों के दम पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर एक बात उन्होंने और जरूर कही। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ज्यादा से ज्यादा MRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल करना चाहती है। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो रफाल फाइटर जेट होगा या फिर कोई दूसरा फाइटर जेट, तो एयर मार्शल कपूर जी ने साफ तौर पर कहा कि मामला अभी विचाराधीन है, अंतिम फैसला बाकी है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो साफ है, आने वाला फैसला इंडियन एयरफोर्स की ताकत की नई दिशा तय करेगा। लेट्स सी, पता तो ऑलमोस्ट सबको ये कि रफाल ही आएंगे। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। नेवी ने अब अपनी कन्वेंशनल पनडुब्बियों के लिए लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LACM खरीदने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया। मतलब साफ है कि अब पनडुब्बियों से समुद्र के अंदर रहकर 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक जमीनी लक्ष्यों पर सटीक हमला किया जा सकता है। कहा ही जा रहा है कि इन मिसाइलों का वजन 1500 किलोग्राम से कम होगा, ताकि इन्हें जो मौजूदा सबमरीन प्लेटफॉर्म से उनसे आसानी से लॉन्च किया जा सके। बता दें कि इसके जरिए भारत की समुद्र की ताकत सिर्फ अब समुद्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारत इसके जरिए दुश्मन के तटीय और उनके अंदरूनी ठिकानों को निशाना बना सकता है। यानी कि इस LACM से भारत की स्ट्राइक क्षमता और मजबूत होगी। वहीं दूसरी तरफ इंजन फैक्ट्री अवार्डी यानी कि AVNL ने FEV इंडिया के साथ 600 हॉर्स पावर से ज्यादा क्षमता वाले नए आर्मर्ड व्हीकल इंजन के डेवलपमेंट का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। दोस्तों, ये पावर पैक सिर्फ एक इंजन नहीं होगा, बल्कि इसमें ट्रांसमिशन इंटरफेस, कूलिंग सिस्टम और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स भी शामिल होंगे। यानी कि इन्हें खास तौर पर नेक्स्ट जनरेशन के FICV, जिन्हें कि हम फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स कहते हैं, उनके लिए तैयार किया जाएगा। बता दें कि ये जो FICVs हैं, इनमें 600 प्लस हॉर्स पावर के इंजन लगे होंगे, ज्यादा स्पीड और बेहतर एक्सेलरेशन इनका होगा। रेगिस्तान से लेकर हाई एल्टीट्यूड तक ऑपरेशन से कर सकते हैं। इनका साइज कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन हाई पावर डेंसिटी डिजाइन होगा। यानी कि दोस्तों, ये स्टेप आत्मनिर्भर भारत डिफेंस मिशन को और मजबूती देगा और फ्यूचर के टैंक और कॉम्बैट व्हीकल्स को नई ताकत देगा। रशिया ने अपने 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 का अपग्रेड वेरिएंट पेश किया है और आप सब जानते हैं कि भारत भी एक नए स्टेल्थ फाइटर जेट की तलाश में। रशिया की रोस्टेक के मुताबिक नए Su-57 में एडवांस ऑनबोर्ड सिस्टम, न्यू वेपन सूट, बेहतर स्टेल्थ और अपग्रेडेड इंजन शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात, आप सब जानते भी हैं कि रशिया ने भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर किया है और भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर दिया है। इवन दोस्तों, यहां तक कि रशिया कह चुका है कि हम ट्विन सीटर वेरिएंट भी भारत के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स को 5th जनरेशन के सेल्फ फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। दोस्तों, स्क्वाड्रंस की संख्या हमारी लगातार घटती जा रही है। ऐसे में फोकस तो हमारा एमका फाइटर जेट पर तो है, लेकिन जब तक एमका आएगा तब तक के लिए Su-57 एक ब्रिज फाइटर के तौर पर काम कर सकता है। लेट्स सी दोस्तों, फैसला क्या होता है आगे, और ये सारे फैसले भारत सरकार की तरफ से ही लिए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के रिकमेंडेशन के आधार पर। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। दोस्तों, भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि एमका की इंडस्ट्रियल रेस अब एक नए फेज में एंटर कर चुकी है। L&T, टाटा एडवांस सिस्टम्स, भारत फोर्स जैसे बड़े ग्रुप प्राइम कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुकाबले में है। लेकिन सबसे बड़ी बात, रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये विनर टेक्स ऑल मॉडल नहीं होगा। यानी कि जो कंपनी प्राइम इंटीग्रेटर नहीं भी बनती, वो भी एमका प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती है, Tier 2 और Tier 3 सप्लायर के रूप में। एमका दोस्तों अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि एक पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम होगा भारत का, जिसमें कि एवियोनिक्स, कंपोजिट्स, मिशन कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हजारों हाई प्रिसीजन पार्ट्स बनाए जाएंगे। मतलब साफ है कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की रेस नहीं है एमका, बल्कि भारत के भविष्य के एरोस्पेस नेटवर्क की एक बड़ी नींव भी है। और एमका से न केवल हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि पूरा डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस भी मजबूत होगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, जंग के मैदान में सबसे बड़ी लड़ाई क्या होती है? एक घायल जवान को टाइम पर बचाना। अब भारतीय सेना एक बड़ा चेंज लाने की सोच रही है, जो है बैटलफील्ड ड्रोन एम्बुलेंस। मतलब भविष्य में भारी भरकम आर्मर्ड एम्बुलेंस की जगह 100 किलो तक वजन उठाने वाले हैवी लिफ्ट ड्रोन अब घायल सैनिकों को इवैक्यूएट कर सकते हैं। अभी जहां रेस्क्यू में 45 मिनट लग जाते हैं, ड्रोन एम्बुलेंस इसे घटाकर 15 मिनट तक ला सकती है। ये ड्रोन सीधे पहाड़ी इलाकों, शहरी युद्ध क्षेत्र या फिर हॉस्पिटल की छत में लैंड हो सकते हैं, वो भी बिना मेडिकल टीम को खतरे में डाले। आपको मैं बता दूं कि भारतीय स्टार्टअप्स पहले से ही ऐसे ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह है एंटी जैमिंग, ऑटोनॉमस नेविगेशन और शॉक प्रूफ मेडिकल मॉड्यूल को तैयार करना।
और अगर ये प्लान सफल हो जाता है दोस्तों, तो ये भारतीय सेना के युद्ध सिद्धांत में एक बड़ा चेंज साबित हो सकता है। हालांकि यहाँ पर कई विदेशी कंपनियां भी दोस्तों इस तरीके के ड्रोन्स को तैयार कर रही हैं। ऐसे में भारत को दोस्तों इनसे टेक्नोलॉजी लेकर अपने देश में इन ड्रोन्स को बनाना चाहिए, ताकि हमारा टाइम भी बचे और समय पर हमें चीज मिल सके। वहीं दोस्तों भारत के ड्रोन इकोसिस्टम को एक बड़ा बूस्ट मिल चुका है। दरअसल सोलर इंडस्ट्रीज ने हाल ही में एक प्रोग्राम में अपना नया मेल यूएवी विजय अस्त्र को पहली बार सार्वजनिक किया। ये एक मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो कि लंबे समय तक हवा में रहकर निगरानी और स्ट्राइक मिशंस कर सकता है। इस ड्रोन में है सिंगल इंजन, ट्विन बूम डिजाइन, हाई एक्सपेक्टेड रेशो विंग, मतलब जो ज्यादा इंड्योरेंस इसको देगा। इसका पुशर प्रोपेलर है, जिससे कि आगे के सेंसर्स को क्लियर व्यू मिलेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये ड्रोन लाइन ऑफ साइट और सेटकॉम दोनों से ऑपरेट हो सकता है, मतलब बॉर्डर और समुद्री इलाकों में लंबी दूरी की निगरानी इसके जरिए हो पाएगी। और आप ये देखिए ना, सोलर इंडस्ट्रीज न सिर्फ एमुनेशंस को तैयार कर रही है, बल्कि हाई एंड एरोस्पेस प्लेटफॉर्म्स में भी एंट्री कर चुकी है। और ऐसे में अगर विजय अस्त्र प्रोडक्शन तक पहुंचता है, तो भारत की स्वदेशी मेल ड्रोन रेस और तेज हो सकती है। दोस्तों भारतीय वायुसेना आयोजित करने वाली है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026, जहां भारत की एयर पावर देखी जाएगी। इस दौरान भारतीय वायुसेना कई टैक्टिकल कार्रवाई दिखाएगी। आसमान में तेजस, रफाल, Su-30 MKI, मिराज, जागवार, MiG-29, साथ ही C-17, C-130J, अपाचे, चिनूक और LH जैसे प्लेटफॉर्म की आवाज आसमान में गरजेगी। दिन, शाम और रात हर समय लाइव वेपन फायरिंग मिशन किए जाएंगे। इस दौरान आकाश, स्पाइडर, लॉइटिंग मिशंस और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स भी एक्शन में होंगे। इंडियन एयरफोर्स का मैसेज बिल्कुल साफ है, अचूक, अभेद्य और सटीक। चेक रिपब्लिक की कंपनी यूएनसी यूएस ने भारतीय कंपनी टुंगा एरोस्पेस के साथ यूएवी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लेकिन ये सिर्फ ड्रोन खरीदने की डील नहीं है, इसमें शामिल है यूएवी सिस्टम की सप्लाई, पायलट और ऑपरेटिंग ट्रेनिंग, टेक्निकल सपोर्ट और आगे चलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। बता दें कि दोनों कंपनियां भविष्य में ज्वाइंट प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की दिशा में काम करेंगी। मतलब यूरोप की एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी अब भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ सकती है। और ये स्टेप भी दोस्तों आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूती देगा और भारत के यूएवी इकोसिस्टम को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 का नया ड्राफ्ट पेश किया, यानी कि भारत की रक्षा खरीद प्रणाली में अब बड़ा बदलाव आने वाला है। नई डीएपी 2026 का जो फोकस है वो है आत्मनिर्भर, तेज और सरल खरीद प्रक्रिया। इसके अलावा जॉइंटनेस और फोर्स मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेट कंपनियों की ज्यादा भागीदारी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बाय इंडियन आईडीडीएम को प्राथमिकता दी गई है, यानी जो सिस्टम भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग होंगे उन्हें पहला मौका मिलेगा। नई प्रोसेस में डिजिटलाइजेशन, फास्ट ट्रायल सिस्टम और कम वित्तीय बाधाएं भी शामिल है। मतलब डिफेंस सौदों में तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे, आयात कम किया जाएगा, घरेलू प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और डीएपी 2026 अगर मंजूर हो जाता है तो ये डीएपी 2020 की जगह लेगा और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को 2047 के विजन तक ले जाने की नींव बनेगा। दोस्तों इसके अलावा डीएसी अब सोलर पावर्ड हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट इन्हें खरीदने का एक बड़ा फैसला ले सकती है। हैप्स जो कि खास तरीके के ड्रोन्स होते हैं, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जा सकते हैं, महीनों तक हवा में रह सकते हैं, सैटेलाइट जैसा काम करते हैं, लेकिन ये काफी सस्ते होते हैं, हमें किसी रॉकेट की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, भारत में NAL, DRDO और न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी पहले से ही इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और इनका इस्तेमाल भविष्य की जासूसी और निगरानी के लिए किया जाएगा। दोस्तों इस हैप्स प्लेटफॉर्म से भारत की आसमान में निगरानी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इतने टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।